हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। शेयर बाजार के लिए आज का दिन दरअसल खबरों और उलझन से भरपूर रहेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है उसकी वजह से तेल की कीमत बढ़ रही है। और उसी सिलसिले को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन के साथ 15 दिनों में संधि करें और युद्ध विराम करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। निशाना आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, ये चेतावनी भारत और चीन के लिए है। और भारत और अमेरिका की संधि वैसे भी मुश्किल में फंसी हुई है। अमेरिकी संसद में एक कानून पारित करने की तैयारी हो रही है, जो बाई पार्टिजान कानून है। दोनों दल रिपब्लिक और डेमोक्रेट मिलकर ला रहे हैं, जिसमें रूस से कारोबार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। और ये नया घटनाक्रम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के साथ संधि को और भी उलझन में डालेगा और इसका असर में कच्चे तेल की कीमतों पर भी आज दिखा, जो $70 के आसपास है। इस पर हम आगे भी कमोडिटी वाले अपने हिस्से में बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि अमेरिका और ईयू की जो संधि हुई थी उस पर यूरोपीय संघ में मतभेद उभर रहे हैं, जिसके संकेत कल भी हमने दिए थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांकोइस बायरो ने इस डील पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय समुदाय ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। यूरोपीय संघ में इस संधि पे उत्साह थोड़ा कमजोर है। अ, थोड़ा सा जर्मनी और इटली की तरफ से लचीलापन दिखाई दे रहा है। खासतौर पर एल्यूमिनियम टैरिफ और स्टील को पर टैरिफ को लेकर यूरोपीय संघ में काफी मतभेद हैं। अब यहाँ एक बड़ी उलझन बनती दिख रही है कि क्या यूरोपीय संघ की पार्लियामेंट से इसको मंजूरी मिल पाएगी, क्योंकि ये यूरोपीय संघ एक दूसरे तरीके की व्यवस्था है। और फ्रांस का विरोध कुछ अन्य देशों को भी संधि के विरोध में ला सकता है। और भले ही यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ ये संधि सहमति की हो, लेकिन सारे देशों को किसी एक चीज संधि के ऊपर मनाना और इस तरीके की संधि को क्रियान्वित करना चुनौती बनेगी और इस पर लोगों की निगाहें रहेंगी। हालांकि संधि पर अमल के लिए, इस डील को अमल पे लाने के पे जो असमंजस है, इसके बीच ईयू और अमेरिका ने मेटल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए और चीन पर डिपेंडेंस घटाने के लिए एक नया मेटल अलायंस भी बनाने की घोषणा की है, जिससे थोड़ा यूरोप के और अमेरिका के बीच मेटल्स टैरिफ को लेकर जो तनाव है उसमें थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। इधर स्टॉकहोम में अमेरिका और चीन के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका के के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीन के डिप्टी प्रीमियर वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग शामिल हुए थे। दोनों देश अगले हफ्ते से शायद एक व्यापार वार्ता शुरू करेंगे, जिससे तनाव और घटने की उम्मीद है। और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा का कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। पर यह एक घटनाक्रम है। दूसरा घटनाक्रम इसका बिल्कुल उल्टा है, जो अमेरिका और चीन के रिश्तों में नया तनाव भी पैदा कर सकता है। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसद मिलकर चीन पर प्रतिबंध का एक नया कानून ला रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर चीन को जो अमेरिका से आईपीआर और तकनीकें जाती उन पर रोक लगाए जाने की संभावना है। ये लगभग वैसा ही कानून है जैसा कानून रूस के लिए बनाया जा रहा है कि रूस से कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाए जाएं। अब अमेरिका के इस कानून के बाद चीन ने कल इस पर पलटवार करने की या जवाब देने की, काउंटर मेजर्स की चेतावनी दी है। तो एक तरफ तो वार्ताएं हैं, वार्ताओं की कोशिश है, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच टकराव और तनाव का नया सामान भी तैयार हो। हालांकि एक दूसरी जंग के मोर्चे पर शांति है। मलेशिया में वार्ता के बाद थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध विराम पे सहमत हो गए और इससे पूर्वी एशिया के हिस्सों में शांति लौटने की उम्मीद है। ये भी संकेत है कि युद्ध विराम के बाद व्हाइट हाउस ने, ट्रंप प्रशासन ने थाईलैंड और कंबोडिया से व्यापार वार्ता शुरू करने के संकेत भी दिए हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। रूस की एयरलाइंस एरोफ्लोत पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिससे उड़ान और पेमेंट सिस्टम बाधित हुए हैं। ये अटैक साइबर हैकर्स की तरफ से किया गया है, इसकी पड़ताल की जा रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को अब अपनी जो मॉनेटरी टाइटनिंग है या जो सख्ती है उसे रोकना होगा, क्योंकि यूके में खुदरा बिक्री, रिटेल सेल्स गिर रही है और मांग में कमी का दबाव दिखाई दे रहा है। चीन में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिस पर जो आज चर्चा में रहेगा। चीन ने बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए कैश डोल का, नगद सहायता का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। सोमवार से, कल से कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें 3 साल से कम आयु वाले बच्चों वाले जो परिवार हैं उन्हें 3600 युआन की मदद मिलेगी। पहली बार चीन की तरफ से इतने बड़े स्तर पर आबादी में बढ़ते बुढ़ापे को रोकने के लिए और युवा आबादी को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत देखी गई। अमेरिका और ईयू संधि से जो एलएनजी निर्यातक है अमेरिका के, उनके उनकी उम्मीदें काफी काफी ऊंचाई पर हैं, क्योंकि इस संधि में एलएनजी का इंपोर्ट शामिल है। और इसलिए अमेरिकी शेयर बाजार में एलएनजी निर्यातकों के स्टॉक्स में हमने खासी तेजी देखी है।
हांगकांग के विदेश व्यापार पर दबाव दिख रहा है। जून में इंपोर्ट 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया है, निर्यात भी गिरा है, व्यापार संतुलन भी थोड़ा डगमगाया हुआ है। इस साल की पहली छमाही में चीन में एफडीआई यानी विदेशी निवेश भी 15% गिरा है, जो चीन के लिए चिंताजनक बात है। मलेशिया का प्रोड्यूसर्स प्राइस, मलेशिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव दिख रहा है। मलेशिया की प्रोड्यूसर्स प्राइस साल में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा तेजी से गिरे हैं, जो हल्का फुल्का डिफ्लेशन का संकेत है। और मलेशिया ने अमेरिकी टैरिफ का के असर को देखते हुए 2025 के अपने विकास दर के आकलन में ठीक ठाक बड़ी कमी की है। पहले अनुमान करीब 4.5 से 5.5% था, अब इसे घटाकर 4 से 4.8% के आसपास कर दिया गया है। यानी मलेशिया की अर्थव्यवस्था थोड़ा स्लो डाउन के मोड में जा रही है। कमोडिटी बाजार में हलचल है। जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के कल के बयान और रूस से कारोबार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद कच्चे तेल के बाजार में, क्रूड ऑयल के बाजार में थोड़ी तेजी दिखी है। लंबे समय बाद क्रूड ऑयल $70 पर बैरल के पार जाता दिखाई दे रहा है। ये दरअसल सप्लाई की चिंताएं हैं। WTI में भी थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई दी है। इधर ये भी संकेत है कि सऊदी अरब सितंबर में एशिया के लिए ऑयल के प्राइसेस बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यूरोप से अमेरिका और यूरोप की डील के बाद, यूरोपियन यूनियन की डील के बाद क्रूड ऑयल की मांग में थोड़ा सा सुधार होगा। चीन में सोने की मांग घट रही है। हांगकांग के जरिए चीन का गोल्ड इंपोर्ट एक साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ताजा सोना खरीदे जाने की खबर भी आज है। सोने की कीमत में नरमी है, 3 सप्ताह की न्यूनतम स्तर पर है। कॉपर की कीमत में भी एक तेज गिरावट हमें दिखाई दी है। क्रिप्टो बाजार पर हम थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। यूरोजोन के अधिकारियों ने डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन को यूरो क्षेत्र की मौद्रिक सुरक्षा के लिए और सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। और यूरो आधारित स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ रही है। ईयू और यूएस दोनों ही, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ही स्टेबल कॉइन नियमों को सख्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों पर आज बिकवाली का दबाव दिख रहा है। दोनों अपने निचले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। क्रिप्टो पर हम विस्तार से चर्चा रोज करते हैं। एक विशेष शो हम शुरू कर रहे हैं, क्रिप्टो काउंटर, जिसका कल पहला संस्करण था। आज हम दोपहर बाद शाम को आपको विस्तृत क्रिप्टो की जानकारी के साथ, क्रिप्टो बाजार की जानकारी के साथ तो शो में लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं विदेशी मुद्रा बाजार की तरफ। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सुधार दिखा है, क्योंकि ईयू के साथ संधि से दबाव कम हुआ है, लेकिन अभी भी डॉलर इंडेक्स 97-98 के आसपास है। भारतीय रुपया स्थिर है 86 पर। फिर विदेशी निवेशकों की कल भी बिकवाली हुई है। अगर आज शेयर बाजार में कल वाली गिरावट जारी रहती है, तो फिर रुपए पर दबाव भी दिखेगा और रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप की संभावना भी सामने आएगी। यूके की खुदरा बिक्री और महंगाई के आंकड़ों के कारण पाउंड स्टर्लिंग पर में गिरावट हमें दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेट दुनिया से दो बड़ी खबरें हैं, जिसको अमेरिका के बाजार में, आईटी बाजार में, सेमीकंडक्टर बाजार में एक बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। इलॉन मस्क ने कल ऐलान किया कि टेस्ला सैमसंग के साथ करीब $16.5 बिलियन की एक चिप डील कर रहा है, जिसमें सैमसंग की टेक्सास फैक्ट्री में टेस्ला का नेक्स्ट जनरेशन A16 चिप बनाया जाएगा। ये बड़ी बड़ी डील है और इसका असर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की कीमतों पर दिखाई दिया है। ऑडी ने 2025 में अपने बिक्री आकलन में कटौती की है। कारें नहीं बिक रही हैं, मांग भी कम है और बैटरी की लागत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया की आईटी सेक्टर में छटनी का दौर जारी है। टीसीएस की कल खबर काफी बड़ी थी भारत के लिए। सेमीकंडक्टर निर्माता इंटेल अमेरिका के अपने अलग अलग केंद्रों पर करीब करीब 10% स्टाफ की छटनी करने जा रही है। कंपनी ईयू और यूएस में अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में बड़ा उथल पुथल हो रहा है टैरिफ के कारण, इसलिए कंपनियां अपने अपने कारोबारी आकलनों को बदल रही हैं। भारत में वित्त मंत्रालय ने, भारत की प्रमुख खबरों में वित्त मंत्रालय ने 2026 की जीडीपी ग्रोथ पर चिंता जताई है। जिस बात की संभावना लगातार जाहिर की जा रही थी, वो दिख रहा है। क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती है, बावजूद इसके कि ब्याज दरें में तेज कटौती हुई है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। शेयर बाजार इस कमेंट्री को, वित्त मंत्रालय की इस कमेंट्री को आज समझकर इस पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ जुड़ी हुई खबर, भारत का औद्योगिक उत्पादन है, जो 10 महीनों में सबसे कमजोर है, 2.7% गिरा है। तो इससे वित्त मंत्रालय की तरफ से जो ग्रोथ को लेकर चिंताएं जाहिर की गई, उसकी पुष्टि होती है, उसकी ताकीद होती है। यूपीआई पेमेंट्स में बड़ा बदलाव होने वाला है। साल के अंत तक सरकार एक पायलट शुरू करने जा रही है, जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से यूपीआई पेमेंट किए जा सकेंगे। वो ऑथेंटिकेशन आपके थंब से होगा, आई इंप्रेशन से होगा। इस पर काम शुरू हो रहा है, पर यूपीआई का एक नेक्स्ट जनरेशन वर्जन बायोमेट्रिक के साथ आने वाला है।
गेल को काफी झटका लगा है। कंपनियों के नतीजे भारतीय बाजार को परेशान कर रहे हैं। लगातार हर सेक्टर की प्रमुख बड़ी कंपनियां बाजार में गिरावट का या अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत दे रही हैं, और ये थीम, स्लो डाउन की थीम, अब गहराई के साथ बाजारों को जकड़ रही है। जैसे गेल कोयल है, पेट्रोकेमिकल का जो उसका मेन कारोबार है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके पेट्रोकेमिकल कारोबार में नुकसान हुआ। गैस के मार्जिन कम हुए और इसलिए पहले साल की पहली तिमाही में मुनाफा करीब 30% गिरा। बाजार पर आज इसके स्टॉक पर असर दिखेगा। मजगांव डाक की, जो कि डिफेंस इन्वेस्टर्स का पसंदीदा स्टॉक है, उसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 35% गिरा है, लेकिन रेवेन्यू में बढ़त रही है। बाजार पर प्रतिक्रिया रहेगी। रिजल्ट्स का सीजन भारतीय बाजारों के मूड और मिजाज के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। तो अगले 24 घंटे रिजल्ट तो रहेंगे ही, जिनके बारे में हर्ष आपको बताएंगे। कुछ प्रमुख बड़ी कंपनियों के, कंज्यूमर कंपनियों में खासतौर से एशियन पेंट्स के रिजल्ट पर निगाह रहेगी, जो पूरे पिछले साल अलग अलग वजह से दबाव में, खबरों में और विवादों में रही थी। लेकिन रूस के लिए जो ट्रंप ने 10 से 15 दिन की टैरिफ की डेडलाइन दी है, उस पर आज रशिया की, रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। खासतौर से कच्चे तेल बाजार को और ग्लोबल बाजारों को। भारत की तरफ से भी इस प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तैयारियां कैसी हैं। इससे तेल बाजार में हमें उतार चढ़ाव दिखेगा। यूएस और चाइना के बीच वार्ता हो रही है, लेकिन ये जो नया कानून आ रहा है, इस पर तनाव बढ़ रहा है। चीन की तरफ से आज इस कानून पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं सुबह एक नए संस्करण के साथ। वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।